तो आपकी तैयारी को साथियों मजबूत करने के लिए 50 प्रश्नों का यह मॉक टेस्ट आपको दिया जा रहा है। इस मॉक टेस्ट को देकर आप लोग बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो पा रहे हैं। इसका राइट आंसर आपको बताना है कि जल संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं कि आपको या हमें जल संरक्षण करना हो, जल का संरक्षण करना हो, तो हमें क्या क्या काम करना चाहिए। नदियों पर बांध बनाने चाहिए, बिल्कुल सही बनाने चाहिए। जल के दुरुपयोग को रोकना चाहिए, तो बिल्कुल रोकना चाहिए। वर्षा के जल का संचय करना चाहिए, तो बिल्कुल करना चाहिए। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। इन सभी को लागू करना चाहिए, सभी ऑप्शन बिल्कुल सही हैं। अब उसके बाद देखिए साथियों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो आप सभी लोग जानते हैं, भली भांति रूप से जानते हैं कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। उसके बाद देखिए साथियों, इंदिरा गांधी, ठीक है, पूछा जा रहा है यहाँ पर इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर पुस्तक है ये, इस पुस्तक के लेखक कौन है आपको बताना है। तो आप लोग पहली बात तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि ये एक पुस्तक है इंदिरा गांधी ए लाइफ इन नेचर। ये किसके द्वारा लिखित पुस्तक है, जयराम रमेश के द्वारा लिखित पुस्तक है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। पत्रकारिता के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में। अगर मैं आपको बताऊं पुलित्जर पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है, तो अमेरिका देश के द्वारा इसको प्रदान किया जाता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। साथियों, आप सभी लोग इस वीडियो को एक बार लाइक कर देंगे और इस वीडियो को एक बार शेयर। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताना है इसका राइट आंसर। वस्तु एवं सेवा कर कब से लागू किया गया। वस्तु एवं सेवा कर साथियों कब से लागू किया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर देखिए आपसे ये पूछ लिया जाए कि वस्तु और सेवा जो आपका वस्तु और सेवा कर लागू किया गया, ये कौन से संविधान संशोधन के तहत लागू किया गया, तो संविधान के 101वां संविधान संशोधन था, इसके तहत वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। अच्छा, कब लागू किया, संपूर्ण भारत में ये 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, इसलिए 1 जुलाई को वस्तु और सेवा कर दिवस भी मनाया जाने लगा है, यह भी आपको मालूम होना चाहिए। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है कि ट्विटर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट की स्थापना किस वर्ष की गई, आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो 2004 में, 2006 में, 2008 में या 2011 में। साथियों अगर बात करें, जो ट्विटर है कि सोशल नेटवर्किंग साइट है, इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 को की गई थी। कहां पर की गई थी, तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में की गई थी, आपको ध्यान रखना है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो 2006 चला जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है। इनमें से कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है, यह आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए एक सवाल पैदा होता है कि आपने मन में भी सवाल आता होगा कि ये उर्वरक क्या होते हैं। तो उर्वरक को इंग्लिश में फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। अगर हमें कृषि में उपज को बढ़ाना होता है या पेड़ पौधों की वृद्धि को बढ़ाना होता है साथियों, तो उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा रासायनिक उर्वरक नहीं है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि सोडियम सल्फेट जो लिखा हुआ है, सोडियम सल्फेट ये एक रासायनिक उर्वरक नहीं है। बाकी यूरिया भी है, सुपर फास्फोरेट भी है, पोटेशियम नाइट्रेट भी है। उसके बाद देखेंगे साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए राइट आंसर यहां पर क्या हो सकता है। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो प्लास्टिक से साथियों कौन सी गैस उत्पन्न की जाती है, पॉलीथिलीन इस्तेमाल की जाती है, यह उत्पन्न होती है, यह आपको ध्यान रखना है। प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न की जाती है, तो पॉलीथिलीन यह उत्पन्न की जाती है, यह आपको ध्यान रखना। देखिए साथियों कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं, आपसे पूछा जा रहा है। चलिए देखिए, अगर बात करें अशोक के शिलालेखों की बात करें, ठीक है, अभिलेख से संबंधित मुझे याद आ गया, शिलालेख की अगर बात करें तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए भारत में शिलालेखों का आरंभ किसने करवाया, तो अशोक ने करवाया। अगर आपसे पूछे कि अशोक के पहले शिलालेख में क्या बात वर्णित है, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो पशु बलि होती है ना, तो पशु बलि की निंदा की गई है पहले शिलालेख में। 7वें और 8वें शिलालेख में क्या किया गया है, जो भी अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है उसको बताया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण अशोक का 13वां जो शिलालेख है, इसमें जो कलिंग पर उसने आक्रमण किया था, इसके बारे में उसने बताया है, इस बात का वर्णन किया गया है और उसका हृदय परिवर्तन का वर्णन किया गया है। अच्छा, जब उसने कलिंग पर आक्रमण किया था तो उसमें
बहुत खून खराबा हुआ था, इसलिए उसका हृदय परिवर्तन हो गया था और वो बौद्ध धर्म की तरफ जो है वो चला गया था। अच्छा, जो कलिंग पर आक्रमण किया था, कलिंग को आधुनिक समय में अब किस नाम से जाना जाता है, तो उसी को अब ओडिशा कहा जाता है। ये भी आपको साथियों मालूम होना चाहिए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के राइट आंसर की। तो किस अभिलेख में, तो जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित हैं, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित था, तो सिंधु और झेलम के बीच स्थित था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा किसके साथ, ऑप्शन नंबर ए के साथ, ये आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए साथियों, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, ये आपको पूछा जा रहा है, बताइए। जो मौर्य काल के समय में, जैसे कि अगर बात करें मौर्य वंश की स्थापना किसने की, तो आप सभी लोग जानते होंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। मौर्य वंश की स्थापना करने का अगर बात करें, चंद्रगुप्त मौर्य की मदद किसने की, तो आप लोग ध्यान रखेंगे चाणक्य ने की, जिसका नाम विष्णुगुप्त है, जिसका नाम कौटिल्य है। ये बात आपको ध्यान रखना है। किसको हराकर की थी, तो नंद वंश का अंतिम शासक जो था धनानंद, उसको हराकर की थी। अब नंद वंश का संस्थापक आपसे पूछे जा सकते हैं, नंद वंश के संस्थापक कौन थे, तो महापद्म नंद थे, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो बात यहां पर पूछी जा रही कि मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, तो तक्षशिला था, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और बताएंगे इसका राइट आंसर। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है, ये आपसे साथियों यहां पर पूछा जा रहा है, बताइए। देखिए साथियों, अगर बात करें तो मुद्रा राक्षस में किस बात का वर्णन किया गया है, इसमें भी साथियों मौर्यकालीन इतिहास के बारे में बताया गया है, मुद्रा राक्षस के बारे में। और अगर बात करें मुद्रा राक्षस में किसके बारे में बताया गया है, तो चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश डाला गया है मुद्रा राक्षस में। तो मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक साथियों कौन है, विशाख दत्त है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ। देखिए, महापरिनिर्वाण आ जाए या बदला हुआ शब्द आ जाए, मृत्यु आ जाए, एक बात है, ठीक है। अगर आपसे पूछे महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहां पर हुई, तो कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ, तो कुशीनगर में हुआ। और एक है धर्म चक्र परिवर्तन, शब्द आपने सुना होगा, तो गौतम बुद्ध का या महात्मा बुद्ध का धर्म चक्र परिवर्तन कहां पर हुआ। धर्म चक्र परिवर्तन का मतलब है उन्होंने पहला उपदेश कहां पर दिया, तो सारनाथ में उन्होंने पहला उपदेश दिया, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण साथियों कहां पर हुआ, आप लोग ध्यान रखेंगे, कुशीनगर में हुआ, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गौतम बुद्ध की अगर जन्म की बात करें तो कहां पर हुआ साथियों, लुम्बिनी में हुआ, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए, गुलाम वंश का प्रथम शासक आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो गुलाम वंश के अगर प्रथम शासक की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे गुलाम वंश के प्रथम शासक थे। कुतुब मीनार जो थी, इसका निर्माण कार्य किसने शुरू करवाया, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखने, क्योंकि इसकी उदारता की वजह से इसको लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला कहा जाता है। तो ये बातें साथियों आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले सबसे प्रमुख संस्था थी, कौन सी थी। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी थी, या ईस्ट इंडिया एसोसिएशन थी, यंग बंगाल एसोसिएशन थी, या इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता थी। तो यहाँ पर आप लोग साथियों ध्यान रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जो एक संस्था थी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी लोगों का भी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहां पर आप लोग बताने की कोशिश करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक आपसे यहां पर पूछे जा रहे हैं। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की अगर साथियों बात करें, इसके संस्थापक कौन है, तो सुभाष चंद्र बोस है। 1939 में इन्होंने इसकी स्थापना की। क्वेश्चन देखिए, शिक्षा में सुधार लाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब गठित किया या कब नियुक्त किया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 1917 में किया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगले नंबर का प्रश्न देखिए और बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए भाई, आपके सामने रेलवे जोन लिखे हुए हैं और उनके मुख्यालय लिखे हुए हैं। तो आपको यहां पर यह बताना है कि किस रेलवे जोन का, इसमें से एक कोई ऐसा रेलवे जोन है जिसका मुख्यालय जो है वो मुख्यालय नहीं है, यानी कि गलत है। तो वो बस आपको गलत का चयन करना है और बताना है राइट आंसर आपका क्या हो सकता है। चलिए, तो यहां पर से 3 प्रश्न आपके बनेंगे कि उत्तर पूर्व रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में है, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय साथियों कोलकाता में है,
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय बिलासपुर में है, लेकिन बात करें अगर दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय भुवनेश्वर में नहीं है। तो राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान कौन से राज्य में स्थित है? तो साथियों, कौन से राज्य में स्थित है राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान? तो तमिलनाडु में स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो भारत का इनमें से कौन कौन से प्राकृतिक बंदरगाह है? जैसे कि कोचीन है, मुंबई है, विशाखापत्तनम है, लेकिन चेन्नई साथियों नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भाई क्लास को आप सभी लोग शेयर करते रहिए, क्लास को शेयर करते रहिए। 21वें नंबर का प्रश्न देखिए कि खादर मिट्टी पाई जाती है। खादर मिट्टी आपसे साथियों पूछा जा रहा है, पाई जाती है कौन से मैदानों में पाई जाती है? तो पीड़माठ पर्वतीय मैदानों में या बाढ़ के मैदानों में? तो खादर मिट्टी की अगर बात करें तो ये तो साथियों बाढ़ के मैदान में पाई जाती है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर, कावेरी नदी पर, या गोदावरी नदी पर, या नर्मदा नदी पर? सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग जलप्रपात कौन से राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी पर स्थित है। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा यानी कि PIL लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तो उस समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? तो साथियों उस समय भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे? PN भगवती का नाम आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर सही कर लेंगे आप लोग, भगवती साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे, PN भगवती। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न कि संविधान सभा प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी इसमें सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 सदस्य इसमें थे। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करें तो ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे, ये आपको ध्यान रखना है। फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? कालीन की बुनाई के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए, इत्र निर्माण के लिए, या हाथ की छपाई के लिए? तो फर्रुखाबाद की अगर साथियों बात करें तो यहाँ पर हाथ की छपाई के लिए प्रसिद्ध है फर्रुखाबाद, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? तो साथियों बात करें अगर किसान बही योजना की तो बा से आ जाएगा बही और बा से आ जाएगा 92। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ये ट्रिक। तो किसान बही योजना कब शुरू की गई साथियों? 1992 में शुरू की गई, ये आपको ध्यान रखना है। और चकबंदी योजना कब शुरू की गई उत्तर प्रदेश में? तो 1954 में, चा से आ जाएगा चकबंदी और चा से आएगा 54। तो बही योजना साथियों 1992 में, चकबंदी योजना साथियों उत्तर प्रदेश में 1954 में। दो बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद देखिए साथियों अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर। देखिए जैसे कि लकड़ी के खिलौने जो हैं वो कहाँ पर बनाए जाते हैं? खेल का सामान कहाँ पर बनाया जाता है? पीतल की मूर्तियां कहाँ बनाई जाती हैं? दिया सलाई उद्योग कहाँ पर बनाया जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस मात्र एक क्वेश्चन से साथियों कई सारे क्वेश्चन आपके बनेंगे। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग बात करें खेल का सामान की अगर बात करें तो आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए साथियों खेल का सामान कहाँ पर जो है वो बनाया जाता है, बताइए। चलिए तो अगर मेरठ की बात करें, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे पहले कि खेल का सामान जो है वो मेरठ में बनाया जाता है, ठीक है। लकड़ी के खिलौने साथियों कहां पर बनाए जाते हैं? तो ये वाराणसी में बनाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरे नंबर का मैंने आपको बता ही दिया, खेल का सामान मेरठ में बनाया जाता है। अगर उसके बाद साथियों बात करें पीतल की मूर्तियां कहां पर बनाई जाती हैं, तो पीतल की मूर्तियां जो है वो मथुरा में बनाई जाती हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दिया सलाई उद्योग का संबंध किससे है? तो दिया सलाई उद्योग जो है वो बरेली में बनाया जाता है, इसलिए ये आपका इस प्रकार से मिलान हो जाएगा। अब हम लोग बात करें साथियों ए का हमने क्या नोट किया है? तो ए का हमने 1 नोट किया है। बी का हमने क्या नोट किया है? ए का हमने 1 नहीं नोट किया है, ए का हमने 3 नोट किया है। तो ए का 3 हो जाएगा, बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, आपका सी का क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, और डी का क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो 3142 जहां पर लिखा होगा वही आपका उत्तर होगा। 3142 कहां पर लिखा है? ऑप्शन नंबर डी में लिखा है। खैर इसकी तो कोई जरूरत नहीं है, अगर आपके ये समझ में आ गया तो सारा खेल आपकी समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिए साथियों कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल अधिक है? यानी कि उत्तर प्रदेश में कुल मिलाकर 75 जिले हैं,
75 जनपद हैं। तो ऐसा कौन सा जनपद है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा हो? अगर बात करें जनसंख्या की, यहाँ पर बात नहीं की गई है, यहाँ पर क्षेत्रफल की बात की गई है। तो अगर जनसंख्या की बात करें तो प्रयागराज की जनसंख्या सबसे ज्यादा है साथियों, इलाहाबाद की 59 लाख कुछ जनसंख्या थी 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन यहाँ पर तो क्षेत्रफल की बात चल रही है, तो लखीमपुर खीरी की अगर बात करें तो क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा है उत्तर प्रदेश में। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का प्रश्न कि काटने एवं जलाने वाली कृषि के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है वनों की कटाई, भूमि कटाव, पोषक तत्वों की कमी या ये सभी। तो अगर बात करें काटने और जलाने वाली कृषि के बाद जो है वो वनों की कटाई होती है, भूमि कटाव भी होता है, पोषक तत्वों की कमी भी आती है, इसलिए राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारतीय संविधान में 1935 अधिनियम से कितने प्रावधान लिए गए हैं? तो यहाँ पर साथियों कितने प्रावधान लिए गए हैं? 1/2, ठीक है, यानी कि उसके आधे लिए गए हैं, या 2/3 या 1/4। तो साथियों कितने लिए गए हैं? 2/3 लिए गए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि एनीथिंग बट खामोश निम्न में से किसकी कृति है? तो साथियों ये कृति है एनीथिंग बट खामोश। ये पूछा जा रहा है किसकी कृति है, इसका जवाब आपको देना है। तो शत्रुघ्न सिन्हा, अभय सिन्हा, यशवंत सिन्हा, किसकी कृति है? आप लोग ध्यान रखेंगे शत्रुघ्न सिन्हा की कृति है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश की पूर्वोत्तर दिशा में कौन सा देश है? अगर उत्तर प्रदेश की पूर्वोत्तर साथियों दिशा की बात करें तो कौन सा देश है, ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए भाई। चलिए, तो उत्तर प्रदेश की पूर्वोत्तर की अगर बात करें, पूर्व उत्तर का मतलब मान लीजिए उत्तर प्रदेश आपका ये हो जाएगा, ये आपका क्या होगा, ये आपका उत्तर प्रदेश मान लीजिए होगा। तो पूर्वोत्तर की बात चल रही है, यानी कि यहाँ की और साथियों पूर्व की और साथियों यहाँ की, यानी कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के इस तरफ कौन सा जो है वो देश है, आपसे पूछा जा रहा है। तो आप सभी लोग जानते हैं भाई नेपाल सटा हुआ है, इसलिए राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। तो जो लोग वो ऑप्शन नंबर ए के साथ हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, उत्तर प्रदेश में औसतन सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में औसतन सबसे ज्यादा वर्षा की अगर बात करें कहां पर होती है, गोरखपुर में होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। औसतन बात की जा रही है यहाँ पर, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूछा जा रहा है कि संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था आदिल शाह ने, अमीर खुसरो ने, तानसेन ने या बैजू बावरा ने? तबले की अगर बात करें तो तबला तो हजारों साल पुराना वाद्य यंत्र है, लेकिन अगर नवीनतम ऐतिहासिक वर्ण की बात करें तो यहाँ पर यह बताया गया है कि 13वीं शताब्दी में अमीर खुसरो ने जो है वो पखावज के 2 टुकड़े किए थे, पखावज के 2 टुकड़े करके तबले का आविष्कार किया। तो इसलिए पहली बात आपको यह ध्यान रखना है, अगर पूछ लिया जाए कि तबले का आविष्कारक किसने कौन है, तो अमीर खुसरो हैं। तो कैसे उन्होंने किया था, तो पखावज से उन्होंने जो है वो तबले का आविष्कार किया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आंसर जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाता है। अमीर खुसरो के बारे में अगर बात करें तो 1253 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए, मुगल प्रशासन में मदद-ए-माश इंगित करता है, क्या इंगित करता है, ये आपको बताना है साथियों। चुंगी कर, विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त, या सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन, या बोवाई कर। तो यहाँ पर साथियों आप लोग ध्यान रखेंगे कि विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि ये इंगित करता है कौन, मुगल प्रशासन में जो मदद-ए-माशा था। तो फिर से एक बार देख लीजिए, मुगल प्रशासन था उस समय मदद-ए-माशा क्या था साथियों, विद्वानों को, जो वहां के विद्वान रहते थे उन विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि। ठीक है, चलिए, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए, दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया है, अब्दुल समद के द्वारा, मंसूर के द्वारा, मीर सैयद अली के द्वारा या अबुल हसन के द्वारा? तो किसके द्वारा किया गया है, मीर सैयद अली के द्वारा किया गया है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। यानी कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है, आपको बताना है। तो अगर इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 1946 के चुनाव के बाद मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो साथियों 1946 के बाद, चुनाव के बाद जो मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी वो पंजाब में बनाई थी।
तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजपुताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन वर्ष 1919 में कहां पर हुआ था, आपसे पूछा जा रहा है। तो राजपुताना मध्य भारत सभा का जो पहला अधिवेशन 1919 में हुआ था, यह राजस्थान के अजमेर में हुआ था, इसलिए राइट आंसर आपका जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि किसने किया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बहुत ही साथियों फेमस क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। आपको यहां पर याद रखना है महात्मा गांधी, और मैं आपको यह भी बता चुका हूं 3 गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे वो कहां पर हुए थे, लंदन में हुए थे। और तीनों गोलमेज सम्मेलनों में से जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, इसमें जो भाग लिया था वो महात्मा गांधी के द्वारा लिया गया था। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था, यानी कि देश नायक के नाम से किसे जाना जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस को जाना जाता है। ये उपाधि, ये उपनाम किसने दिया था साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था, यानी कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अगले नंबर का प्रश्न देखिए कि 1857 की क्रांति के निम्नलिखित नेताओं में से किसका नाम, वास्तविक नाम जो था वो रामचंद्र पांडुरंग था। तो रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था, यह आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश करेंगे। तो साथियों अगर बात करते हैं यहाँ पर तात्या टोपे की, तो तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था वो क्या था, रामचंद्र पांडुरंग था, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बी या सी है भाई, सी इसको कह सकते हैं। अगले नंबर का देखिए, सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान आपसे पूछा जा रहा है क्या है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है या चौथा है। तो सब्जी के उत्पादन की अगर बात करें साथियों, सब्जी उत्पादन में भारत का दूसरा नंबर है, यानी कि दूसरे नंबर पर है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए साथियों, बक्सा बाग, ठीक है, बक्सा बाग परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कहां पर स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे, पश्चिम बंगाल में स्थित है बक्सा बाग परियोजना। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, और यह आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है कि भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है वो है कौन सा राज्य, ये आपको बताना है, बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर साथियों आप लोग देंगे कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत जो है वो राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत है, वह है उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, सिक्किम है या आपका बिहार है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों आपको देना है कमेंट सेक्शन में। तो क्लास आपको कैसी लगी, 50 प्रश्नों का ये मॉक टेस्ट साथ था आप सभी की तैयारी के लिए। अगर बेहतरीन क्लास लगी हो तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से एक बार अवश्य बताएंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। कोई परेशानी हो तो आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं ताकि हम आपकी परेशानी को जल्द से जल्द दूर कर सके। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।